चलिए ठीक सर है, आपने? हमने भी भर दिया। आपका तो इंटरव्यू का भी आ सकता था अभी भी। हाँ इंटरव्यू है ना मैडम, 20 तारीख से है इंटरव्यू। उसमें कोई भी व्यक्ति घोड़ी बन जाता है और नृत्य करता है। ये मुख्यतः चंबल और बुंदेलखंड में किया जाता है। चंबल और बुंदेलखंड में शादी के समय, विवाह के समय। और जनजाति लिख लें, सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। सहरिया जनजाति। भड़म, भड़म नृत्य। भड़म भारिया के द्वारा किया जाता है। भड़म भारिया। थापटी, थापटी कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सा सर भाड़म के बाद? थापटी, थापटी। रायदास सर, रायदास साहब की वहां से आवाज बहुत आ रही है। हाँ, थापटी नृत्य के बाद है कर्मा। कर्मा थापटी नृत्य कौन करता है? कोरकू, कोरकू। कोरकू जनजाति में पुरुष स्त्रियां दोनों करते हैं। कोरकू कहाँ पाई जाती है? कोरकू बैतूल छिंदवाड़ा साइड पाई जाती। कोरकू जनजाति, भारिया जनजाति, है ना। फिर आगे लिखे कर्मा, कर्मा नृत्य। ये गौड़ और बैगा दोनों के द्वारा किया जाता है कर्मा नृत्य। ठीक है। इस प्रकार से ये नृत्यों के बारे में अपन ने देखा। जो महत्वपूर्ण नृत्य थे वो लगभग अपन ने सारे कवर कर लिए। अब आते हैं अपन लोक गायन के बारे में। मध्य प्रदेश के लोक गायन, फोक सॉन्ग्स। आप 4 कॉलम बना लें। एक में लिखें निमाड़, एक में लिखें मालवा, एक में लिखें बुंदेलखंड और एक में लिखें बघेलखंड। 4 कॉलम बना लें तो एक साथ हो जाएगा, तो इस पे ज़्यादा लगता है। निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। सबसे पहले आता नेमाड़। नेमाड़ के शहरों के नाम बताओ नीलिमा मैडम। नेमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से शहर आते हैं? नेमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से शहर आते हैं? कई बार ओमकारेश्वर वाला क्षेत्र आता है। ओमकारेश्वर और खरगोन भी। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर कौन से लोक गायन मतलब फोक सॉन्ग्स होते हैं? तो पहले लिखे सिंगाजी। सिंगाजी, वहाँ से सिंगाजी बहुत बड़े महापुरुष माने जाते। सिंगाजी का मेला भी भरता है
वहाँ पर मानधाता मतलब ओमकारेश्वर के पास एक आइसलैंड है नर्मदा नदी का। आइसलैंड मतलब बीच में टापू टाइप का है, तो वहाँ सिंगाजी का मेला भरता है। तो सिंगाजी बहुत बड़े संत माने गए हैं, सिंगाजी। ठीक है, इसमें कुछ विशेष तो ऐसा नहीं है। शुभ अवसरों पर होता है, एकल और समूह होता है, गृहस्थ जीवन कृषि पशुपालन से संबंधित होता है। मतलब इसमें सिंगा जी की पूरी जीवनी ऑटोबायोग्राफी गा के एक्सप्लेन की जाती है। दूसरा है निर्गुणिया। निर्गुणिया निर्गुणिया ये निर्गुण भजन वाले आते हैं। जैसे अब आप लोग के शहर में तो नहीं आते हो, हम लोग तो गांव देहात में रहते, तो यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, हरे मोरे रामा करके वो कुछ लिए रहते पत्थर का, वो बजाते रहते हैं, वाइट कपड़े पहन के निर्गुणिया भजन गाते रहते हैं। तो निर्गुणिया भजन जो रहता है वो भिक्षुकों या साधुओं के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, ये निर्माण का है। इसमें कबीर मीरा आदि के भजन गाए जाते हैं। फिर है मसान्या। मसान्या मसान्या गीत, ये काफी महत्वपूर्ण है। मसान्या मतलब मर गया, मसान्या मतलब मरा, मरा मतलब शोक, शोक के समय जो गायन होता है उसको मसान्या कहते हैं, मसान्या गीत कहते हैं। फिर है कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा में क्या होता है, वाद विवाद लोक गायन होता है। मतलब एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं ना, जैसे कि अपने बुंदेलखंड में गारी गारी गाली करके बुंदेलखंडी लोग विवाह के समय एक दूसरे को गाली के देकर विवाह के समय गाली देते हैं, महिला और पुरुष, और उसको अच्छा मानते हैं। ऐसे ही वहाँ पर कलगी एक पक्ष हो जाता कलगी और एक पक्ष होता है तुर्रा। ये दोनों आपस में वाद विवाद करते हुए गायन करते हैं। ये रात के समय होता, पूरी रात चलता रहता है। ठीक है, तो ये निमाड़ क्षेत्र के भजन हो गए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला संत सिंगाजी भजन, दूसरा निर्गुणिया। निर्गुणिया में मीरा और कबीर के भजन गाए जाते हैं। फिर उसके बाद है मसान्या। मसान्या मृत्यु शोक, मृत्यु के समय शोक करते समय ये गान होता है। फिर है कलगी तुर्रा। ठीक है, अब आता है मालवा क्षेत्र के भजन। मालवा क्षेत्र के भजन है भरथरी। भरथरी इसके संबंध में है कि ये प्रातः काल गाया जाता है, सुबह सुबह। राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग का वर्णन होता है भरथरी में। भरथरी गायन में ये मालवा का भजन है, ध्यान रखना। तो राजा भरथरी थे और उनकी रानी पिंगला थी, तो इन दोनों के वियोग में जो भजन गाया जाता है उसको राजा भरथरी, शायद हमें ऐसा ध्यान है, वो घर बार छोड़ के जंगल में साधु बन गए थे। ठीक है, तो इनके वियोग में ये गाना गाया जाता है भरथरी। फिर होता है हीड़। हीड़ ये श्रावण माह में गाया जाता है। श्रावण माह में श्रावण माह में हीड़ गायन किया जाता है। फिर है संजा। संजा
संजा, शाम के समय। हाँ, संजा, संजा मतलब शाम के समय गाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पितर पक्ष में गाया जाता है। पितर चलते ना अपने, मतलब वो कुंवार में शायद कौन सा महीना रहता, पितृपक्ष के समय शाम को गाए जाते हैं। ठीक है, इसमें गोबर एवं फूल पत्तियों से दीवार पर संजा बनाया जाता है। संजा मतलब एक भित्ति चित्र। भित्ति चित्र मतलब जैसे अपन लोग घर के बाहर शुभ लाभ लिखते हैं, वैसे ही वहाँ पर मालवा में भील लोग पाए जाते। तो भील लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर संजा चित्र बनाते हैं। वो चौकोर टाइप का रहता है, उसमें फूल और बेल की पत्तियों से और गोबर से लीप कर चित्र बनाते हैं, जिसको संजा बोला जाता है। ठीक है, ये महिला प्रधान है संजा गीत। फिर है मोपे। मोपे गायन, मोपे ये बसंत पंचमी पर होता है, सरस्वती पूजन। मोपे गायन। अब एक बार फिर से देखें, निर्माण में सिंगाजी भजन होता है। निर्गुणिया, मसाण्या। मसाण्या का कब मनाया जाता है, मसाण्या एक शोक गीत है। फिर कल गीत और रा। कल गीत और रा वाद विवाद का एक भजन है। फिर आता मालवा। मालवा में भरथरी गाया जाता है। भरथरी पिंगला और राजा भरथरी के वियोग की कहानी रहती है। फिर उसके बाद भरथरी के बाद आता हीड़। हीड़ गायन होता है। हीड़ मतलब श्रावण माह में होता है। ये जैसे श्रावण माह, बसंत पंचमी, ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कब गाया जाता है। श्रावण माह में गाया जाता है। संजा गीत। संजा गीत शाम के समय पितृपक्ष में गाया जाता है, गोबर एवं फूल पत्तियों से। फिर मोपे गायन जो रहता है बसंत पंचमी के समय सरस्वती की पूजा करने के लिए गाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपन। इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। आज अपन जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जीएसटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके हमें नोट्स मिल गए थे तो बड़ी मुश्किल मिल पाते। हालांकि जीएसटी आता है इनकम टैक्स में। ठीक है, लेकिन अभी मिल गया तो अच्छे नोट्स मिल गए थे तो हमने कहा आज ही पढ़ा देते हैं। तो जीएसटी को पढ़ लेते हैं। जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या? वस्तु सेवा कर, गुड्स सर्विस टैक्स। ये कब लागू हुआ था, लिखिए। 2017 में। 1 जुलाई 2017। लिखिए 1 जुलाई 2017 में। और पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर के साथ जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। मतलब 1 जुलाई से पूरे कश्मीर को छोड़कर और 8 जुलाई से ऑल ओवर इंडिया में लागू हो गया था। ठीक है, अब जीएसटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहेंगे? ऐसा कर जो व्यक्तियों के ऊपर लगाया जाता है, जैसे व्यक्ति स्वयं भुगतान करता है, जिसके ऊपर यह कर आरोपित किया जाता है, उसे हम प्रत्यक्ष कर कहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जनरली उसको दिया जाता है किसको? सरकार को। और इनडायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली सरकार को नहीं देते। हम जैसे 100 रुपये का होटल में गए, बोले 18 रुपये और 10%, मान लो 10% उसने 12% जीएसटी जोड़ ली तो 112 का बिल बना दिया उससे। तो हमने सरकार को नहीं दिया, हमने किसको दिया? दुकानदार को दिया या जो मालिक था उसको, व्यक्ति को दिया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहानी हो गई। ठीक है, फिर
जो जीएसटी है वो रिग्रेसिव है, रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। अब ये रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव क्या होता है इसको समझना। प्रोग्रेसिव का मतलब समझो। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो जीएसटी दिया, जो इनकम टैक्स रहता है, इनकम टैक्स जैसे जैसे तुम्हारी इनकम प्रोग्रेस मतलब बढ़ना, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, टैक्स भी बढ़ता जाता, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स है। और जो जीएसटी है वो रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव का मतलब जैसे चाहे अंबानी होटल में, मान लो कोई पेन खरीदता है 100 रुपये का, उस पर 118 रुपये का पे करना है, तो वो भी पे करेगा। हमें खरीदना है तो हम भी 118 पे करेंगे, किसी और को खरीदना तो वो भी 118 रुपये पे करेगा। मतलब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि आप बड़े आदमी तो ज़्यादा जीएसटी पे करना, जीएसटी सबके लिए समान दर रहती है। तो इसलिए जीएसटी कैसा है, रिग्रेसिव है, और इनकम टैक्स कैसा है, प्रोग्रेसिव है। अब रिग्रेसिव का हिंदी वर्जन हम एकदम से नहीं कह पा रहे, एक मिनट देखते हैं क्या बोलते हैं रिग्रेसिव। रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव मतलब होता है प्रगतिशील, और रिग्रेसिव मतलब होता है अवनतिशील, अवनतिशील। प्रगतिशील मतलब बढ़ते हुए, और अवनतिशील मतलब नीचे की ओर जाते हुए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, जो इनकम टैक्स है वो केलकर कमेटी के अनुसार लगाया, मतलब केलकर कमेटी की अनुशंसा पर लागू किया गया था। तो लिख लें, केलकर कमेटी की अनुशंसा पर जीएसटी लागू किया गया था इंडिया में। फिर आगे, पहला देश जीएसटी लगाने वाला फ्रांस था। फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लगाई हुई थी। और इंडिया में सबसे पहले जीएसटी आसाम ने लगाई हुई थी। ध्यान रखना, इंडिया का प्रथम स्टेट जीएसटी लगाने वाला आसाम था। ठीक है, अब जीएसटी के रेट्स के बारे में बात करते हैं। जो जीएसटी लगाया जाता है उसके 4 दरें होती हैं, 4 नहीं 5 दरें होती हैं। पहले ओल्ड रेट लिख लें, फिर नए रेट लिखेंगे। पुरानी दरें लिखें। पुरानी दर है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0, 5, 12, 18, 28। सर इसमें 3 भी था ना, 0, 3, 5, 12, 18, 28। नहीं सर, 0 3 नहीं है, 3 नहीं, 3 नहीं है। सोना चांदी बहुमूल्य धातुओं पर। आप देखना, यदि हो तो बताना। वैसे हमें देखने में तो नहीं आया अभी तक, हो सकता है हम गलत हों। आप देख लेना। मुझे तो लगता था 0, 3, 5, 12, 18, 28। 3 भी था। चलो ठीक है, देखिए हम भी देखेंगे, आप भी देख लेना, ठीक है। हाँ, अब आगे जो न्यू रेट आए हैं वो 0, 5 और 28 के, 12 और 18 हटा दिया गया है।
तो 0%, 5% और 28% ये नए रेट आ गए हैं अब। 0%, 5% और और 28%। 0.28। हो, 2 एलिमिनेट हो गए, 12 और 18 को हटा दिया अब इनने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जीएसटी में अमेंडमेंट भी हुए हैं। अमेंडमेंट मतलब सुधार हुए हैं। कब हुए? जीएसटी एक्ट में सुधार हुआ था 2016 में, और जीएसटी के रूल में सुधार हुआ 2014 में। अच्छे समझना, एक्ट अलग है। एक्ट जो है, जैसे जीएसटी एक्ट 2017 है। कौन सा है? 2017। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, ऐसे ही जीएसटी में अमेंडमेंट हुआ था। लिख लें, जीएसटी एक्ट में सुधार 2016 में हुआ था, मतलब बनने के पहले। वो 101वां था, 101। ये पिछले बार पीएससी में क्वेश्चन आया था, जीएसटी एक्ट में कौन सा सुधार 2016 में हुआ था? तो 101 था, 101। और रूल मतलब नियमों में 2014 में नियमों में सुधार हुआ था, वो 122वां था। बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों पॉइंट। नियमों में सुधार 2014 में हुआ था, जो कि 122वां था। अब ये 122वां कैसे? इंडिया में तो 2017 में आए, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में पहले, बहुत पहले आ चुका था। ठीक है, तो जो रूल्स थे, उस रूल के अकॉर्डिंग 122वां संस्करण था, और एक्ट के अनुसार 101वां था। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, हाईएस्ट जीएसटी का जो रेट है वो 40% रहता है। लिखिए, हाईएस्ट जीएसटी का रेट 40% होता है। ठीक है, एक बार पहले पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रैदासत शुरू से पढ़ डालो एक बार थोड़ा, तो रिमाइंड हो जाए। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी में प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दो चीजें हैं। नहीं, जीएसटी जो है वो ना गलत है। जीएसटी रिग्रेसिव है, जीएसटी रिग्रेसिव है। लिखा हुआ ना। अच्छा, जीएसटी रिग्रेसिव है, और जो वस्तु के मूल्य पर लगता है। हाँ, और जिसे अवनतिशील कहते हैं, नीचे की ओर जाता है, चैनल की तरह। हाँ, जो भी वस्तु खरीदेगा वो उसका भुगतान करेगा। हाँ, हाँ। और ये प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स पर लागू होता है ना। हाँ, ये जितनी आपकी बढ़ेगी इनकम, उस पर ये लगेगा। हाँ, केंद्र समिति के अनुशंसा पर जीएसटी लगाया गया। फ्रांस वर्ल्ड में पहला देश है जहां जीएसटी लगाया गया, और इंडिया में असम पहला राज्य है जहां पर जीएसटी लागू की गई। जीएसटी की दरें पुरानी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 5 प्रकार की। और नई दरें 0%, 5% और 28%, 3 प्रकार की। जीएसटी एक्ट में सुधार 2016 में हुआ, जो 101वां संस्करण है। नियमों में सुधार 2014 में हुआ, जो 122वां संस्करण था। जीएसटी में उच्चतम दर 40% होती है। ठीक है, अब आगे देखें। जीएसटी जो रहता है वो आयात पर लगाया जाता है, निर्यात पर नहीं लगाया जाता। ध्यान रखिएगा, निर्यात यदि हम करते हैं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ा। निर्यात मतलब दूसरे देश को भेजना। ठीक है, इंपोर्ट में आयात करते हैं, दूसरे देश से मंगाते हैं, तो जीएसटी पर मतलब
देना पड़ता है। तो लिखें आयात पर जीएसटी लगता है और निर्यात पर नहीं लगता है। इसको अम्ब्रेला टैक्स भी बोलते हैं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब छाता, छाता कर भी बोलते हैं। छाता कर क्यों बोलते हैं? छाता कर इसके अंदर बहुत सारे टैक्स की रेट्स और बहुत सारे टैक्स इसमें शामिल। जब से जीएसटी लागू हुआ तो सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सारे के सारे इसमें मर्ज हो गए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ, एक अम्ब्रेला टैक्स के नाम से जाना जाता है। मतलब अम्ब्रेला मतलब छाता टैक्स। ठीक है, फिर इसका जो स्लोगन है, स्लोगन मतलब नारा, एक राष्ट्र एक कर, लिख लीजिए। जीएसटी का नारा है एक देश एक कर। अब जीएसटी के प्रकार, पिछली पीएससी का प्रश्न था, जीएसटी कितने प्रकार की होती? 2, 3, 4? सर ये 4 प्रकार का होता है कि 5 प्रकार का? आप बताओ। मैं तो 4 जानता हूँ सर। 4 ही प्रकार का होता है। बीना मैडम काफी लेट। एसजीएसटी जी सर, गुड इवनिंग सर, थोड़ा बाहर चले गए थे सर। आज हम जीएसटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। हाँ, क्या बोलिए, कौन कौन से प्रकार हैं? रैदास सर? मैं बताऊं सर? हाँ जी। जी जी जी। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एकीकृत, और यूटीजीएसटी यूनाइटेड, क्या है सर फुल फॉर्म इसका? यूनियन टेरिटरी। ये यूनियन टेरिटरी, हाँ, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज, संघीय कर है ये, केंद्रीय शासित प्रदेश। हाँ जी जी जी। ये 4 प्रकार, 4 प्रकार के टैक्स होते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। इसमें आईजीएसटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आगे देखें, ये कैस्केडिंग एक इफेक्ट होता है जीएसटी में। कैस्केडिंग क्या कहलाता है? कैस्केडिंग मतलब टैक्स पर टैक्स देना। ठीक है, तो जीएसटी जो है वो कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करता है। एलिमिनेट का मतलब दूर करता है कैस्केडिंग प्रभाव को। एक मिनट, हिंदी में हम देख लें क्या बोलते हैं। कैस्केडिंग मतलब होता है टैक्स पर टैक्स लगाना। मतलब पहले जिस पर हमने टैक्स लगा लिया उस पर पुनः फिर से टैक्स लगाना। ये जीएसटी इसको एलिमिनेट कर, मतलब इसमें ये हटा लिया गया। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब होता है टैक्स पर टैक्स लगाना। तो जीएसटी के आने से, जैसे पहले क्या था, भारत में पहले एक्साइज ड्यूटी, वैट आदि जो लगाए जाते थे वो कर पर कर लगा। पहले एक कर दिया, फिर दूसरा फिर से कर दे, मतलब जो व्यक्ति खरीदता था उसको कर पर कर देना पड़ता था। तो मतलब उस पर कैस्केडिंग प्रभाव था। लेकिन जीएसटी आने पर कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं रह गया, मतलब उसको हटा लिया गया। तो लिखें
टैक्स पर टैक्स ऑन टैक्स को हटा लिया, मतलब कैस्केडिंग प्रभाव को हटा लिया गया है जीएसटी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो सीजीएसटी रहता है और जो एसजीएसटी रहता है, एक होता है इंटर स्टेट और एक होता है इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, श्रद्धा मैडम बताइए, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट किसे कहते हैं? सर जब एक राज्य के अंदर जीएसटी लगती है तो उसे इंटर बोलेंगे। क्या क्या एक बार फिर से बोला, एक बार फिर से बोला सर श्रद्धा। जब एक राज्य के अंदर जब हम जो टैक्स देते हैं, हाँ, तो होगा सर, मुझे पता नहीं नहीं, आप हम एकदम मुझे क्लियर पता नहीं सर ये। नहीं, बस पूछ बस रहा। नीलिमा मैडम, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट किसे कहेंगे? सर श्योर नहीं है सर, शायद तो एक स्टेट के अंदर नहीं है वो इंटर स्टेट है, ना, और जो सेंट्रल लेवल पे है वो इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य पर आयात निर्यात पर, मतलब क्रय विक्रय पर टैक्स लगाना। इंटर स्टेट बोलते हैं अंतरजातीय विवाह कर लिया। अंतरजातीय विवाह मतलब एक जाति से दूसरे, मतलब एक देश से, सॉरी, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, तो ये इंटर स्टेट हो। इंट्रा मतलब मध्य प्रदेश के अंदर ही। अपन बहुत कंफ्यूज रहते, हम भी रहते थे, इसीलिए हम बता रहे हैं। इंट्रा मतलब होता है मध्य प्रदेश के अंदर, और इंटर मतलब होता है मध्य प्रदेश के बाहर, एमपी के बाहर यदि खरीदा और बेचा जाए और उस पर जो टैक्स लगता है उसको इंटर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे सीजीएसटी रहता, ये भी दो लगाए जाते, ध्यान रखना, आधा आधा रहता। मान लो 20 है तो 10% इंटर स्टेट और सीजीएसटी और 10% एसजीएसटी, मतलब इंटर और इंट्रा स्टेट चलता है, ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ गुड्स पर एग्जेम्प्टेड रहते हैं, एग्जेम्प्टेड, उन पर सीजीएसटी, एसजीएसटी या जीएसटी नहीं लगता। वो कौन कौन से गुड्स हैं बताइए रहदास सर। कौन से वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, कौन कौन से एग्जेम्पशन रहते हैं? देखो, सबसे पहले अपन जैसे खाने पीने की वस्तुएं सर, सब में लगता है। खाने पीने की वस्तुएं हैं जितने भी, हम पूछे जिस पर टैक्स नहीं लगता। समाचार पत्र, नमक नहीं लगता। सुनिए, पेट्रोलियम लिखिए, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोल आदि पर जीएसटी नहीं लगता, लिखिए। पेट्रोलियम, एल्कोहल, एल्कोहल पर वो दूसरा टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी गुड्स पर, ये बात ये आया था, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स मतलब विद्युत सामग्री पर टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता। दूसरा क्या बताया सर पेट्रोलियम के बाद? एल्कोहल, दारू, दारू, खर्रा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक आइटम, इलेक्ट्रिक आइटम्स और स्टैम्प पेपर्स पर, स्टैम्प मतलब जैसे ये अपने रहते हैं ना स्टैम्प पेपर वगैरह, क्या बोलते हैं उनको, स्टैम्प पेपर ही तो। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प पेपर, इन पर जीएसटी नहीं लगता। अब ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट मतलब अभी अभी इंश्योरेंस और एजुकेशन पर जीएसटी हटा लिया गया है, ये लेटेस्ट है, तो ये आने की संभावना है। इंश्योरेंस मतलब बीमा और एजुकेशन मतलब शिक्षा, इस पर भी जीएसटी नहीं लगता है।
लिख लिया। अब आगे देखें। जीएसटी सप्लाई पर लगता है, डिमांड पर नहीं लगता। मतलब लिखते हैं कितनी सप्लाई हुई, लिख लीजिए जीएसटी हमेशा सप्लाई पर लगाया जाता है, डिमांड पर नहीं। अब आगे जीएसटी सबको नहीं देना पड़ता। जीएसटी किनको देना पड़ता है? जिनका टर्नओवर 40 लाख से अधिक है। ठीक है, लिखिए जीएसटी 40 लाख से अधिक टर्नओवर पर दिया जाता है। मतलब जो दुकानदार 40 लाख से अधिक सालाना विक्रय करते हैं उनको देना पड़ता है। लेकिन कुछ स्टेट हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं, नॉर्थ इंडिया जैसे जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह, ठीक है, ऐसे स्टेट में यही जो दर रहती है, वहाँ 40 लाख की जगह 20 लाख कर दी गई है। मतलब 20 लाख पर दिया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए 40 लाख से अधिक है तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसको बोलते हैं जीएसटीआईएन। जीएसटीआईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो जीएसटीआईएन जो रहता है, ये पूछा जाता है अक्सर, कितने डिजिट का रहता है? 15 डिजिट का रहता है। कितने डिजिट का रहता है? 15। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखिए, कभी कभी आधार कार्ड पूछा जाता है। आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं? 10 की 12? 12 होते हैं। और पैन कार्ड में, पैन नंबर में 10 होते हैं। ध्यान रखिएगा, पैन में 10, आधार में 12, जीएसटी में 15 डिजिट्स होते हैं। और कुछ पॉइंट तो नहीं छूटे हुए हैं, वैसे तो हमने लगभग पूरे कवर करवा दिए हैं। जीएसटी में 15 होते हैं ना सर? हाँ, जीएसटी में 15 होते हैं। ठीक है, एक बार नीलिमा मैडम, ये पूरा हो गया जीएसटी से रिलेटेड। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, एक बार जीएसटी संबंधित सारे नियम एक बार हमें पढ़ा दो आप। आधार में 12। हाँ, नीलिमा मैडम शुरू करें। जैसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और 8 जुलाई 2017 को ऑल ओवर इंडिया में लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 8 जुलाई को कहाँ लागू किया गया था? जम्मू कश्मीर। ये आता है प्रश्न, है ना, जम्मू कश्मीर ने कब लागू किया? हाँ, फिर तो जीएसटी हमारा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी साथ ही साथ फ्रांस सबसे पहला देश है जिसने जीएसटी लगाया था और भारत में जीएसटी सबसे पहले असम राज्य में लगाया गया। जीएसटी की जो जीएसटी के रेट को 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। पहला है ओल्ड में 0, 5, 12, 14 एंड 28%।
न्यू रेट इसकी है 0, 5 एंड 28, जिसमें 12 और 18 को रिमूव किया है। जीएसटी में जो चेंजेस किए गए, जैसे जीएसटी एक्ट जिसमें 2016 में चेंज किया गया, जो एक संस्करण था, और जीएसटी रूल में जो चेंज किए गए वो सन 2014 में जो 122वां संस्करण था। जीएसटी की हाईएस्ट रेट जो होती है वो है 40%। जीएसटी हमेशा आयात पर लगता है, ना कि निर्यात पर। जीएसटी को अम्ब्रेला टैक्स भी कहा जाता है, और जीएसटी का स्लोगन था एक राष्ट्र एक कर। जीएसटी के 4 प्रकार हैं: एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीजीएसटी, यूटीजीएसटी। फिर इसमें आपने इंटर स्टेट और इंटर स्टेट जीएसटी के भी बताया था कि इंटर स्टेट मतलब एमपी ओनली आयात निर्यात है आपका, और इंटर स्टेट मतलब एमपी टू अदर स्टेट से जो हम आयात निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, बस। और जीएसटी उनको लगता है जिनका टर्नओवर 40 लाख से अधिक होता है, और जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन 40 लाख से अधिक होता है उन्हें जीएसटी देना पड़ता है, और उन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है, जिसे जीएसटी आईटी कराना होता है, पिन नंबर का, जो 15 डिजिट का होता है। ठीक है, चलिए ये एक समराइज फॉर्म में हमने लिखवा दिया है। ठीक है, इसको पढ़ने में 2 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ही कुछ हमने एक बैंक का भी बनाया हुआ था। बैंक का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये भी एक उसमें कल लिख लीजिए आप। मिल गया तो हम लिखवा दें, तो मिलती नहीं है चीज़ें, तो लिखिए। पहला लिखें IFCI, ये बैंक का है, ध्यान रखिएगा। बैंक से रिलेटेड सारे के सारे ईयर हम एक जगह पर लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, कौन से ईयर पर कौन सा बना। पहला लिखिए, ध्यान रखना सबसे पुराना बैंक जो इंडिया का है वो कौन सा है? IFC, IFCI। IFC मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1948। ये सबसे पुराना है, ध्यान रखना। IFCI, इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1948 में बना हुआ था। फिर IDBI, IDBI 1964 में बना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फिर ICICI बैंक, ICICI सर IDBI कब बना? 1955, 55 ही बताया ना? हाँ, सॉरी 1964। हाँ 64 ही है। ICICI ये बना हुआ है अपना 1955। इसका फुल फॉर्म लिख लें। इसमें कुछ संशोधन हुआ है ना सर? किसमें? ICICI में? हाँ, इसका आई हटा दिया गया था, लास्ट वाला आई हटा के ICIC हो गया था, कुछ ऐसा है। वो अब बताएंगे हम कहाँ पर, अभी ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, इसका फुल फॉर्म लिख लें। ICIC का इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट IC, फिर IC इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
फिर PNB, पंजाब नेशनल। PNB पंजाब नेशनल बैंक 1894। सर 94। 94। ये इंपीरियल बैंक भी कहलाता, ध्यान रखना। पहले सबसे पहले 3 बैंक बने हुए थे। महिमा मैडम बताओ 3 बैंक कौन कौन से बने थे सबसे पहले? सबसे पहले पढ़ाया था। इंपीरियल बैंक था एक तो पहला, फिर नहीं, उसके बाद ना इंपीरियल बैंक तो 3 बैंकों को कन्वर्ट करने के बाद नाम रखा इंपीरियल बैंक। एक बना था बंगाल बैंक, एक मद्रास बैंक और एक कलकत्ता बैंक, ठीक है। हाँ, इन तीनों को मर्ज करके नाम दिया गया इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक को ही आगे चल के PNB बैंक 1894 में बनाया गया, ठीक है। अब आगे चले। SBI 1955 में। ये सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। कॉमर्शियल बैंक में सबसे बड़ा बैंक SBI है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड 12 जुलाई 1982। इसका फुल फॉर्म है 12 जुलाई 1982। और इसका एक्ट जो है वो 1981 है, ध्यान रखिएगा। एक्ट जो है 1981 है और बना हुआ है वो 12 जुलाई 1982 को। ये एग्रीकल्चर का अपेक्स बैंक है। अपेक्स बैंक मतलब प्रमुख बैंक है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। फिर है आता है, देखो अधिक बोलना सर। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल RURAL, रूरल डेवलपमेंट। फिर आता है सिडबी। सिडबी मतलब SIDBI। सिडबी जो है वो IDBI का एक फॉर्म है। देखो IDBI 1964 में बना, फिर उसी को लेके S और लगा दिया। S मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो लघु उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए, ये लोन आदि देने के लिए बना 1990 में। इसका हेड ऑफिस, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। सिडबी का जो हेड ऑफिस है वो है लखनऊ में।
बाकी अधिकतर बैंक के हेड ऑफिस मुंबई में है, सिडबी को छोड़ के। ठीक है, अब आगे फिर आता है एक्सिम बैंक। 1982 की सिटी की स्थापना। सर हाँ 1900, हाँ सिटी का स्थापना वर्ष 1990 क्या है? 1990 है। अब आगे एक्सिम बैंक। सर इनकी मंथ नहीं दी? नहीं डेट वेट नहीं दी। डेट जनरली नाबार्ड की बस पूछी जाती है, ठीक है, क्योंकि जिसकी मेंशन है लगभग उसी की पूछी जाती है अकॉर्डिंग टू मी। हाँ एक्सिम बैंक, एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक। एम इसका फुल फॉर्म है हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ना? 1981 1981। फिर है इलाहाबाद बैंक। अठारह सौ 65 चलिए अब इतना ही रहने देते हैं, आज बहुत हो गया है ना। अब ये बैंक के हो गए, अब कुछ एक्ट के और बचे हुए हैं, तो वो एक्ट भी अपन अगली क्लास में कर लेंगे। ये मतलब आपके जीएसटी से और इससे रिलेटेड कम से कम 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा भी आ सकते हैं। जनरल यही पूछा जाता कौन सा एक्ट कब लागू हुआ, कौन सा बैंक कब लागू हुआ, तो ये वन साइड मतलब एक नज़र में देखने अपन को याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और बीना में क्लास लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग अभी हम भेज देंगे जिसकी की इम्पोर्टेंट क्लास। चलिए ठीक है, हाँ मैं भेजूंगा। ठीक है, थैंक यू।